अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। एशिया कप सुपर 4 में दाखिल हो चुका है और कल होगा बड़ा मैच, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच हुआ था। पाकिस्तान वो मैच लास्ट ओवर में हारा। बैटिंग ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बॉलिंग ने बहुत फाइट बैक किया और कुछ ऐसी गलतियां थी जो अगर इंप्रूव कर ली जाए तो यकीनन पाकिस्तान इंडिया को कल हरा सकता है और मुमकिन है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी हो। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एटलीस्ट ग्रुप स्टेजेस में 2 और मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो कल क्या होने जा रहा है, कौन सी टीम फेवरेट है, इस पर हम बात करेंगे। और कोलैबोरेशन है हमारा इंडियन चैनल आज तक के साथ और आज तक के मेजबान विक्रांत गुप्ता दूसरी तरफ मौजूद होंगे। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। तो भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला, हमेशा की तरह सुपरहिट मुकाबला, और आज तक पर आपको एक खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बड़े मुकाबले पर न सिर्फ आज तक का स्टूडियो, बल्कि हम आपको सीधा पाकिस्तान भी लेकर चलते हैं जियो के स्टूडियो में। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में मदन जी हैं, सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, हरभजन सिंह भी हैं, और मजे की बात यह है कि कुछ बड़े दिग्गज इस वक्त शाहजाद भाई के साथ भी हैं जियो न्यूज के स्टूडियो इस्लामाबाद से। जी विक्रांत, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से कराची आ चुका हूं ताकि हमारा जो पैनल है वो हमारे साथ बैठा हो, गुफ्तगू का मजा ज्यादा आएगा इस तरीके से। इंजमामुल हक हमारे साथ हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही लम्हों में हमें आकिब जावेद भी ज्वाइन करेंगे। तो जैसे आपके साथ एक शानदार पैनल है, यहाँ पर भी हमने एक तगड़ा पैनल बिठाया है कि जो मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, उससे पहले जरा बातचीत तो हम कम से कम जीत जाए। बातचीत के मुकाबले में तो कम से कम स्टार्ट करें जीतना। तो वैसे विक्रांत, टू स्टार्ट ऑफ, पहला जो मुकाबला था, ये टीम आप है, शुरुआत भी आप कीजिए। जी, मैंने कहा ये काफी अरसे बाद था मैच एशिया कप का, जहां पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो हाइप होती है, मैच भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2007 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि जितने भी मैच हुए पाकिस्तान इंडिया के, वो बड़े ही वन साइडेड हुए, चाहे इंडिया जीता हो या पाकिस्तान जीता हो। तो इंजी भाई से मैं जरा शुरू करता हूं। इंजी भाई, उस मैच में पाकिस्तान का स्कोर लो था, टेल एंडर्स ने 147 तक पहुंचाया, लेकिन बड़ा कंपेटिटिव मैच रहा क्योंकि बॉलर्स ने बड़ी अच्छी फाइट दी। अब आप क्या देखते हैं, कल जो हांगकांग को हमने 155 रन से हराया है, पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ज्यादा बेहतर होगा फर्स्ट मैच के मुकाबले में? जी बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है कि जी पाकिस्तान ने जिस तरह की कल विक्ट्री मिली है, ठीक है कि हांगकांग थी सामने, लेकिन जिस टाइम जीत मिलती है या कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है और ज़रूर मिलेगा। और स्पेशली अगर इंडिया और पाकिस्तान के पहले मैच की बात की जाए तो वहाँ भी मुकाबला बड़ा क्लोज था, क्योंकि जी आखिरी ओवर तक चला, तो बड़ा अच्छा हुआ कि जी बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। स्पेशली दोनों तरफ से ना बॉलिंग बड़ी देखने में अच्छी मिली कि इंडिया ने पहले अपने उसमें बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, पाकिस्तान ने सेकंड हाफ में बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। तो विकेट भी थोड़ा सा उस तरह का नहीं नज़र आ रहा था शारजा का, जिस तरह का T20 में होना चाहिए, या दुबई का पिच उस तरह का नहीं, ऐसे यूएई की पिचेस का कि जो T20 में होना चाहिए। अब लेकिन सारे प्लेयर्स भी सेटल हो गए हैं और थोड़ा सा पिच भी मेरे ख्याल में सेटल हुई है। अब जो मैचेस हैं वो हाई स्कोरिंग भी देखने को मिलेंगे और दोनों टीम बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएगी। तो मुकाबला बराबर का था, ठीक है कि जी फतह इंडिया को मिली, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमें क्रिकेट बहुत अच्छा खेली। जी विक्रांत, तो हार्दिक पांड्या चाहिए कि जी क्लोज मुकाबला था। हालांकि एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास बोर्ड पर रन्स नहीं है, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की। अच्छा, हांगकांग को भारत ने भी हराया, हांगकांग को पाकिस्तान ने भी हराया, लेकिन आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? पहले आपने कहा था इंडिया फेवरेट, अब आप दोनों को बराबर मानते हैं या भारत आगे? देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होती है तो दोनों बराबर के होते हैं, और जैसे जैसे मैच चलती जाती है तो उसमें एडवांटेज एक बार पाकिस्तान के साथ होता है, कभी कभी इंडिया के साथ होता है, और जो टीम अपना टेम्परामेंट अच्छी तरह से रखती है वो आगे जाकर जीतती है। और वैसा ही जो पहली मैच हुई थी पिछले रविवार को, तो वहां पे वैसा हुआ कि भारतीय टीम ने अपनी टेम्परामेंट अच्छी रखी, इसलिए वो मैच आखिरी ओवर में जीत सके। पर देखिए, 150 दोनों टीमों के पास अच्छे गेंदबाज है, इसका मतलब है कि 150 रन आप बनाएंगे ना तो आप फाइटिंग मैच बना सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और इसी की वजह से वो इतनी अच्छी फाइट दे सके। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज जैसे कि बाबर आजम, वो पिछले मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, पर इस मैच में अगर उन्होंने रन बनाए तो फिर आप 170-180 का स्कोर देख सकते हैं।
शहजाद जी, 2 फेलियर हो गए बाबर आजम के लगातार, 2 हांगकांग के खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी। अब कहते हैं ना लॉ ऑफ एवरेजेस भी हो सकता है। 2 फेलियर के बाद एक बड़ी पारी आ रही है, लेकिन ये भी होता है कि जब 2 पारियों में रन नहीं होते तो बल्लेबाज ये नहीं कहता कि लॉ ऑफ एवरेजेस में बड़ी पारी आ जाएगी। बल्लेबाज यही कहता है यार आज रन आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से बाबर आजम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में, कोई डाउट उनके जहन में होगा नहीं कि 2 मैच के फेलियर के बाद वो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। मुझे लगता है कि अच्छा है जो लीग मैचेस थे वहां पे फेल हो गए, तो अब जो बड़े मैचेस हैं वहां पे उनके कामयाबी के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक डिबेट विक्रांत बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है, मैं चाहूंगा पहले उस पर हरभजन सिंह से बात कर लें, क्योंकि हरभजन सिंह का एक स्टेटमेंट था कि बाबर आजम की सक्सेस के पीछे रिजवान का बड़ा क्रूशल किरदार है। तो भजी जरा बताइएगा, एक डिबेट यहाँ पर है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है बहुत सॉलिड है, लेकिन एक तनकीद ये होती है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो शायद कम होता है। शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 64 बनाए, हांगकांग के अगेंस्ट 68 बनाए, और फिर एंड में मिडिल ऑर्डर ने, लोअर ऑर्डर ने ज्यादा स्कोर किया। आप कैसे देखते हैं इसको? कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है या जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहे? क्योंकि कल मैंने देखा मैन ऑफ द मैच होने के बावजूद वसीम अकरम ने थोड़ी क्रिटिसाइज किया रिजवान को कि उनको और तेज खेलना चाहिए था, और अगर आउट हो जाते तो नीचे वाले कम से कम आके तेज खेलते। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं वसीम अकरम साहब से कि जो रिजवान का गेम है वो बाबर की तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि रिजवान एक अटैकिंग खिलाड़ी हैं और मैंने थोड़ी बहुत जो उनके करियर को फॉलो की है, और जब जब उन्होंने अच्छी पारियां खेली है वो बहुत तेज तर्रार पारियां हैं, और जिसके चलते हुए पाकिस्तान को फायदा भी हुआ है। और अगर वो बाबर आजम की तरह बल्लेबाजी करने लग जाएंगे तो फिर आपको दोनों ओपनर ऐसे नहीं भेज सकते कि पहले 6 ओवर सिर्फ विकेट बचाइए। आई थिंक T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें रिजवान जैसे खिलाड़ी जो है वो गेम को आगे तक लेके चलते हैं कि सामने से अटैक करके, जैसे वीरेंद्र सहवाग की बात करें या फिर आज के दौर की अगर बात करें तो फिर रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी हैं, ये डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं। उसी शैली में मैं इनको भी गिनता हूँ। रिजवान के पास वो गेम है, वो ये अटैकिंग प्लेयर है, बट अगर ये स्लो खेलना शुरू कर देगा तो निश्चित तौर पे अपनी टीम को वो पहले से ही दबाव में डाल देगा। उस दिन तो देखिए मिडिल ऑर्डर ने आके लग गए, रन बन गए, लंबे छक्के लगे, क्योंकि हांगकांग के पास वो गेंदबाजी नहीं है या फिर वो जो कहते हैं ना बॉलिंग का लहजा नहीं है वैसा जैसे बाकी टीमों के पास है। तो अगर इसी तरीके से आप पेश आएंगे कि कोशिश करेंगे पहले 6 ओवर विकेट ना गंवाएं और रिजवान और बाबर दोनों आराम से खेलें, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। आप खेलिए 6 ओवर पहले और उसमें 20-25 रन बनाइए, फिर मैं देखता हूँ कि मिडिल में आप युजवेंद्र चहल को या फिर उनके साथ अक्षर पटेल को कैसे रन बनाओगे। लेकिन ये दिक्कत भज्जू के भारत के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि आप भी अपने दोनों मैचेस उठा के देखें, रोहित शर्मा और KL राहुल भी फंसे दिखे। अच्छा, दोनों टीमों की अगर आप पारियां देखें, टोटल 4 पारियां, पता नहीं क्या बात है, पावर प्ले में दबे ऐसा लगा जैसे ये फेलियर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों ने क्रिकेट नहीं खेली हुई है। रोहित शर्मा भी थोड़ा क्रिकेट से बाहर थे, KL राहुल भी क्रिकेट से थोड़ी देर बाहर थे, और उस दिन उनकी पारी 33 रन 36 गेंदों में, जो कि मतलब उनकी शैली से बिल्कुल विपरीत दिखी। और विराट कोहली ने 50 तो बनाए, बट वो भी बहुत धीमे गति वाला वो 50 था। तो उम्मीद तो जैसे ये कर रहे हैं कि बाबर फॉर्म में आएंगे, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये इंडियन खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में आए और तेज तरार बल्लेबाजी करिए, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है, इसको T20 की तरह खेले, क्योंकि ये वनडे की तरह ना खेले। विक्रांत, हमें आकिब जावेद ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। आकिब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बात हो रही है यहाँ पे दोनों टीम्स के जो टॉप 3 हैं वो रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट स्लो है। जैसे अभी विराट कोहली की बात हुई, 50 किया उन्होंने, लेकिन इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस में 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो कि उनके कैरियर स्ट्राइक रेट से कम है। क्या विकेट्स ऐसी हैं या ज्यादा कॉशियस अप्रोच है टीम्स की? देखिए, पाकिस्तान की तो अप्रोच कॉशियस ही है, क्योंकि उनको पता है कि टॉप 3 के ऊपर इनकी पूरी टीम खड़ी है। रिजवान की जैसे बात कर रहे थे कि वो स्लो खेलता है, बट आई थिंक उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 34-35 के पास है। ये जो समझना होगा कि हमने इतनी यहाँ PSL खेली है, ये वो पिचेस नहीं है जो इंडिया में बनती हैं या कहीं और बनती हैं। ये थोड़ा सा बॉल इसके ऊपर स्लो आता है, स्लोनेस है, थोड़ा सा होल्ड करता है। ये वो पिचेस नहीं है जहाँ 200 रन बनेगा। ये वही 170, 165, 70 ये एक चैलेंजिंग स्कोर है। और इसमें ज़रूरी ये है कि जो नया बॉल है उसके ऊपर
मैक्सिमम रन्स बन सकते हैं, बट ये उतनी फ्लैट पिचेस नहीं है कि आप 200 रन्स बनाने का सोचें। और जैसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो डेफिनेटली प्रेशर होता है आपके ऊपर। पाकिस्तान की तो बैटिंग लाइनअप इस तरह की है कि बाबर और रिजवान और फखर इन तीनों ने कॉन्शियस होकर खेलना है। इनमें से एक लंबा रन्स करेगा तो पाकिस्तानी टीम का स्कोर जो है वो पार स्कोर हो सकता है। और अगर इंडिया की बात करें तो ये वो दोनों टीमों का ये वो टाइम नहीं है कि जहां वो अपनी आइडियल फेयरलेस क्रिकेट खेल सके, क्योंकि रोहित शर्मा भी काफी देर बाद आए हैं, राहुल बहुत अरसे बाद क्रिकेट में आए हैं, कोहली स्ट्रगलिंग, उस दिन भी जो खेल रहे थे ही वांटेड टू कम बैक इन फॉर्म, बट अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये इतनी पिचेस आसान नहीं है कि आप आए और अपने दूर से शॉट नहीं लगता इसके ऊपर, आपको बॉल को अपने पास आने देना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये और विक्रांत, वैसे केएल राहुल बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिलहाल वो एक बोनस विकेट साबित हो रहे हैं। पहले ओवर में ही आउट कर देते हैं उनको हम। नहीं वो ठीक है, आपने जैसे बाबर की बात की कि 2 पारियां बाबर की हो गई, बाबर भी ये सोच नहीं रहे होंगे कि यार मेरे 2 फेलियर हो गए। हो सकता है केएल राहुल भी ना सोच रहे हो, क्योंकि केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं इंजी भाई, T20 में 100 का फॉर्मूला उनके पास है। आप रोहित शर्मा की बात करें या केएल राहुल की बात करें, इन दोनों के पास T20 में 100 रन बनाने का वो फॉर्मूला है। और क्या आप और इंजी भाई और ये सनी भाई दोनों से मेरा सवाल है, क्या आप दोनों ये मानते हैं कि अगर 1, 2, 3 दोनों टीमों के थोड़े दबे दबे हैं, हालांकि बड़े नाम है, मिडिल ऑर्डर जो 4, 5, 6 है इंडिया का, वो इंडिया को एज देता है? जी नहीं, हमें ये जरा सनी भाई याद रखना चाहिए कि जो हमने मैच देखी तो दोनों पारियों में, मतलब भारतीय पारी में और पाकिस्तान की पारी, वहां पे जो नया गेंद इस्तेमाल करने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो जब गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही है तो रन और स्ट्राइक रेट बढ़ाना आसान नहीं बनता। बल्लेबाजों पर यह भी बनता है कि वो एक अच्छी शुरुआत करके दे, और इसी की वजह से शायद वो पहले 5-6 ओवर में ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं थी, अच्छी रन रेट नहीं थी, और उसके बाद में रन रेट काफी बार इंप्रूव होते हुए हमने देखा है। और मुझे लगता है कि वैसा शायद आज के मैच में भी होगा, क्योंकि मैच में जब कोई बल्लेबाज पहले से सेट हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। देखिए पाकिस्तान की जब नसीम शाह गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद इतनी अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी, कभी कभी मतलब शोल्डर ऑफ द बैट पर लग रही थी, तो वहां पे कैसे शॉट थे। और जब भुवनेश्वर कुमार स्विंग कर रहे थे तो अच्छा स्विंग कर रहे थे, उनके खिलाफ कैसे अटैक करें। तो थोड़ी सी सावधानी से खेलना पड़ता है, तो वही हमने देखा। अब शायद, और पहली मैच भी थी टूर्नामेंट की, जो पहली मैच होती है तो दोनों टीमें एक दूसरे को आजमाने की कोशिश करते हैं, और क्या ताकत है क्या कमजोरियां है वो आजमाने की कोशिश करते हैं, और ये जानकर कि आगे भी एक मौका बनना है, क्योंकि जो आज का जो मौका है यहाँ पे शायद आज आपको अग्रेसिव क्रिकेट, और ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट आज देखने मिलेगा। इंजी भाई जी, सनी भाई ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सनी भाई, और मेरी भी यही राय है कि जी जिस टाइम टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना, सारे लोग T20 का फ्रेम ऑफ माइंड से आए थे कि जी हम 200 रन्स करेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन पिच उस तरह की नहीं थी। लेकिन अब वक्त के साथ सारों ने रियलाइज़ किया है कि जी इस पिच पे स्पेशली अगेंस्ट द न्यू बॉल कि जी अगर आप सेट नहीं होंगे तो आपसे वाले स्ट्रोक नहीं लगेंगे। मेरे ख्याल में कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भी शुरू में जाके इसी तरह की कोशिश करते रहे कि जी हम नए बॉल से स्कोर करें। बाबर ने भी याली कोशिश की है, लेकिन मेरी ये है कि ये सारे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर हैं, ये ज़रा स्कोर करें तो क्रिकेट का और भी मज़ा आएगा। लेकिन ये सारे है ना बहुत सीनियर मेच्योर प्लेयर्स हैं, इन्होंने रियलाइज़ किया होगा, और अब पिचेस भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह की कंडीशंस में देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में जो इंडिया को एज है, टॉप ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा कि जी किसके पास क्या है, लेकिन लोअर ऑर्डर में जिसका 5, 6 और 7 मजबूत है ना, अभी तक जो एशिया कप में देखने में आया है, जो इनका जिन लोगों के पास जहाँ स्ट्रेंथ है ना, कि जी लोअर ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ है, तो वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे इंडिया की ये वाली चीज़ अच्छी लगती है। और अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो हमारे ये खुशदिल को, आसिफ को और इफ्तिखार को यहाँ से बोझ लेना पड़ेगा सारे मैचेस का, कि रिजवान से और बाबर से, फ़खर से हम ये तवक्को करेंगे ये पहले 10 ओवरों में 90 या 100 रन करें, तो मेरे ख्याल में ये पिचेस ऐसी नहीं है। नाज़रीन, पाक इंडिया टाकरे का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़े मैच से पहले बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सिकंदर बख्त, इसमें ये सनी भाई की बात ठीक है कि बॉलर्स को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे और विकेट हेल्प कर रहा होगा तो आसान नहीं होता शुरू में स्कोर करना। और साथ में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान उस दिन एक सीमर शॉट लग रहा था, हार्दिक पांड्या का एक इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, 2-in-1 प्लेयर है और बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो पाकिस्तान को उसी टीम के साथ जाना चाहिए या किसी एक बैट्समैन को बिठाकर आप हसन अली को ट्राई करेंगे जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं लेकिन एक चौथा सीमर को ऑप्शन दे देंगे? नहीं, मैं ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम मिस कर रहे हैं एक फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की मिस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, इस तरह का एक ऑलराउंडर होना चाहिए था पाकिस्तान टीम में, तो उसको आप चांस दे सकते थे। फ़हीम अशरफ हैं मगर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो मैं नहीं समझता कि किसी और को इस वक्त डालना चाहिए। जो हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ हमें उम्मीद थी कि वो हसनैन और हसन को खिला देंगे ताकि थोड़ा सा उनको भी हम देख लेते कि वो कैसी गेंद करें। और हो सकता है कि हसनैन भी बहुत तेज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी तेज़ गेंदें करते हैं, तो उनको इंडक्शन शायद होता, इसलिए कि धानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं। मतलब ही इज़ अ गुड बॉलर, ज़बरदस्त से मुराद है कि इज़ बॉलिंग वेरी वेल। दो छक्के मारे कमाल उस दिन। नहीं, वो तो खैर दैट्स अ बोनस फॉर बैटिंग साइड के लिए, मगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, हारिस रऊफ भी हैं, तो एक नज़र हम देख लेते तो बेहतर होता। ये एक मिस्टेक मैं समझता हूँ कि की है। कल अगर खुदा ना करे अगर कोई बॉलर को फिर से क्रैम्प पड़ता है तो 2 दिन बाद दोबारा मैच है, तो हमने उन बॉलर्स को एक प्रैक्टिस मैच नहीं दिया, तो ये ज़रूर होना चाहिए था। और जैसे सनी कह रहे हैं अगर बॉलर्स अपनी लाइनों लेंथ पे गेंद करें तो मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ रिजवान को फांस कर रखा हुआ था। वो ऑफ स्टंप पे इतने स्ट्रांग नहीं है जितने कि ऑन साइड उनका स्ट्रांग है, तो उन्होंने उनको एक ही जगह गेंद करा के रखी। और जो बाउंसर्स उन्होंने किए हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो ऊंचे बाउंसर थे, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और उसने पाकिस्तान के शुरू के 5 बल्लेबाजों को आउट किया है। तो दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फ्रॉम इंडियन बॉलर्स। और देखते हैं कि इस मैच में क्या वही स्ट्रेटजी। सही कह रहे हैं, छोटी बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन एक ऐसा फैक्टर मैं आप सबके सामने रखता हूं, एक ऐसा फैक्टर जो हो सकता है इस मैच को डिसाइड करे। रविंद्र जडेजा का ना होना बज्जू, और क्योंकि रविंद्र जडेजा को आपने दिनेश कार्तिक को खिलाना था, तो दिनेश कार्तिक को खिलाने के लिए आपको ऋषभ पंत को ड्रॉप करना था। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन थी जडेजा को 4 नंबर पर बैटिंग कराने की। अब चूंकि रविंद्र जडेजा नहीं है तो क्या इससे भारत का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है? क्या आपको ऋषभ पंत को खिलाना होगा? ऋषभ पंत अंदर आते हैं तो कौन बाहर जाता है? आप इस जलेबी को कैसे देखते हैं? देखिए, रविंद्र जडेजा एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। उनकी जो देखिए मैं कहूँगा कि शैली इतनी बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में कि उनको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसा ही आपको दूसरा बॉलर मिल जाना वो भी बड़ा मुश्किल है। अक्षर पटेल हालांकि जब खेले हैं उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है, पर आई स्टिल फील कि अभी बहुत समय है। रविंद्र जडेजा बने हैं इतने सालों के बाद, उन्होंने अपना वो छाप छोड़नी करी है शुरू, और अब अक्षर पटेल वहां पे आए हैं। वो कितना वो रोल अदा कर सकते हैं वी डोंट नो, बट ये बात सही है कि यहाँ पे टीम को सोचना होगा कि सीधा या तो अक्षर पटेल को अंदर लाया जाए या फिर आप एक स्पिनर प्रॉपर आर अश्विन के तौर पे उनको खिलाया जाए, जो बॉलिंग भी करते हैं और साथ में पीछे रह के थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। बट हाँ, अगर आपको साथ में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए तो वो एक विकल्प जो है वो अक्षर पटेल के रूप में आप देख तो सकते हैं, बट वो कितने सफल होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रविंद्र जडेजा का है उनको आप किसी भी ऑर्डर पे खिला दीजिए वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट अक्षर पटेल इज स्टिल वेरी न्यू, टू सेंड हिम इन द अप द ऑर्डर विल बी अ मिस्टेक आई थिंक। नहीं तो मदन जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अक्षर पटेल की बजाय सपोज कीजिए अश्विन को खिला लें और उधर दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके ऋषभ पंत को खिला लें, आप 1 पंत 2 काज हो सकते हैं ये? नहीं देखिए, आपको एक खब्बा बैट्समैन तो चाहिए पहले 5 में। नहीं देखिए, ये तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, भी कैप्टन डिसाइड कर भी कौन सा प्लेयर जो वहाँ पे शूट करेगा, बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत को खिला सकती है। और एक और इंडियन टीम के पास विकल्प है जो कि दीपक हुड्डा, क्योंकि वो भी आके बीच में गेंद कर ले, हाँ गेंद कर लेता है और बैटिंग बहुत अच्छी करता है। वो उस नंबर पे मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में जो और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ में मिल सकती है। अक्षर पटेल का मेरे को इतना ज़्यादा बैटिंग का उसने रन बनाए हैं, बट बॉलिंग 8-9 नंबर पे रन, 8-9
नंबर पे पहले 5 में रन बने। हाँ, वो थोड़ा सा डाउटफुल सा लग रहा है। बाकी अक्षर पटेल बॉलिंग डेफिनेटली ही कैन मैनेज बिकॉज मेनली ही इज अ बॉलर देन अ बैट्समैन। तो ये एक इंडियन टीम के जो मैनेजमेंट के पास एक पेचीदा क्वेश्चन जरूर है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर दीपक हुडा को शायद ये खिला दे, नॉट अश्विन। आकिब भाई, आप क्या हैरान हैं इस बात को देखकर कि भारतीय स्पिनर्स ने विकेटें नहीं ली हैं? हालांकि 2 मैच हैं, सैंपल साइज छोटा है, लेकिन हांगकांग का मैच तो हांगकांग का है, मैच हल्का कोई नहीं होता। अब पाकिस्तान ने कल हांगकांग को जिस तरह से गेंद किया, नवाज ने भी और शादाब ने 4 विकेट क्या लिए थे। हैरान है कि भारतीय स्पिनर्स को विकेटें नहीं मिली हैं, या फिर ये सामने वाली टीमों की रणनीति है कि यार इनको विकेटें ना दो, रन आए ना आए? देखिए, जो एसोसिएट क्रिकेट मैंने भी यूए में 4-5 साल गुजारे, इन सबको मैंने नोट किया है। ये इनकी प्रॉब्लम 2 ही है। अगर आप तेज बॉलर है आपके पास तो फिर उससे ये घबराते हैं, और दूसरा स्पिनर्स जो वो भी स्पेशली जो रिच स्पिनर्स, क्योंकि इनको उतना एक्सपोजर नहीं होता कि रीड कैसे करनी है, गूगली, फ्लिपर, लेग स्पिन, इसमें से डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगर आप इंडियन बॉलर्स देखें तो जडेजा इज नॉट बॉलर उस टाइप का कि जिसको रीड करना को मुश्किल हो। इज अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, बट ऐसा नहीं है कि वो को बहुत ज्यादा उसमें टर्न है या उसमें कोई ड्रिफ्ट कोई ज्यादा है। नॉर्मल बॉलर है, अपनी अक्ल से, समझ से वो मैनेज करते हैं। चाहल को विकेटें जरूर लेनी चाहिए थी क्योंकि लेगी है, एक्सपीरियंस है, बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये एक काम तो ये है कि एक लेफ्टी ऋषभ पंत का इंडियन टीम में होना ये पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए एक चैलेंज पैदा कर सकता है, क्योंकि देखिए दोनों ही एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्मर है। तो अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड ऋषभ पंत की तरह का बैट्समैन हो मिडिल में, तो वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, इसमें आकिब जावेद साहब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पाकिस्तान की उस दिन फास्ट बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी, क्रैम्प्स पड़ गए, शायद और बेहतर परफॉर्म कर देते और मैच शायद जीत जाते हम। लेकिन एक चीज हमने देखा कि उस मैच में यॉर्कर्स नहीं करवा रहे थे, और हारिस रऊफ जो कि स्पेशलिस्ट हैं डेथ ओवर्स में, इसकी क्या वजह है? विकेट ऐसा था जिसमें वो गुड लेंथ ट्राई कर रहे थे या कोई और वजह है उसकी? देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप आउटफील्ड बहुत लश ग्रीन है और पिच भी जो है वो टिपिकल यूएई वाली पिचेस नहीं है कि जहां बॉल रफ हो जाए और रिवर्स होना शुरू हो जाए। उसमें बॉल बना ही नहीं है। जब बॉल रिवर्स बनता नहीं है तो जो यॉर्कर्स है उसमें कॉन्फिडेंस बॉलर का कम हो जाता है। और जहां ये सारी उनकी, मुझे लगता है कि हम भी ये सोच रहे थे कि इस पिच के ऊपर आपका जो गुड लेंथ एंड शॉर्ट ऑफ अ लेंथ जो बॉल है वो मैनेज करना बैट्समैन के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक वजह हो सकती है, बट आई थिंक जैसे अभी मैचेस हो रहे हैं और होंगे तो ये पिचेस रिवर्स की तरफ या थोड़ी सी और स्पिन की तरफ ये लेटर ऑन जा सकती है। सुनील गावस्कर साहब, विराट कोहली शादाब, ये देखिए। जी विक्रांत। अच्छा, जी, आप चलिए। मैं विराट कोहली के हवाले से ये पूछना चाह रहा था कि हम काफी पाकिस्तान में भी डिबेट होती रहती है कि जो उनका एक फॉर्म तो नहीं कह सकते, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, क्या वो कमबैक कर सकते हैं वो फॉर्म में, या आपको लगता है ही हैज एंटर्ड द ट्वाइलाइट पीरियड ऑफ हिज करियर? जिस तरह से उन्होंने हांगकांग के खिलाफ बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला था पाकिस्तान के खिलाफ, जो 35 रन बनाए थे, तो ये 2 पारियों के साथ उनका कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि बढ़ गया होगा, और आगे जाकर उनसे बहुत सारे रन्स की अपेक्षाएं हैं। सिर्फ मेरी नहीं, पर सारे भारतवर्ष की अपेक्षाएं कि वो आगे जाकर बहुत सारे रन बनाएंगे। देखिए, काबिलियत के बारे में तो कोई, और फिटनेस के बारे में कोई दो राय नहीं उनकी काबिलियत और फिटनेस के बारे में। जब अभी पिछले 2 सालों में जब उनके रन नहीं बन रहे थे, वो पहली गलती कर रहे थे, उसी में आउट हो रहे थे। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने रन बनाए, 35 रन ही बनाए, पर वहां पे उनको थोड़ी सी नसीब थोड़ा सा भी साथ था। जो 0 पर थे, दूसरे बॉल पर कैच होना था, उसके बाद में भी काफी इनसाइड एजेस जो थे वो स्टंप के नजदीक से गए। तो जब नसीब आपके साथ होता है तो आपके रन भी बनते हैं। तो काबिलियत के साथ साथ आपके पास नसीब होना जरूरी है, और अगर वो कोहली के साथ होता है तो फिर वो रन बनाएंगे। मेरी तो उम्मीद है कि वो और बहुत सारा स्कोर करे, बहुत रन बनाए अपने करियर में, बस पाकिस्तान के सामने ना बनाए परसों।
शादाब ने भी यही कहा था। नहीं लेकिन अब सवाल यह है ना कि ये तो चलो सुपर 4 शुरू हो गया, आज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, उसके बाद अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहता था, इंजी भाई से शुरू करता हूं, अफगानिस्तान कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और क्या इंडिया और पाकिस्तान ही आपको 2 टीमें लगती हैं फाइनल में जाने के लिए? देखिए विक्रांत, ये बिल्कुल अफगानिस्तान थ्रेट है, बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, सनी भाई बोल रहे हैं, सॉरी नहीं सनी भाई प्लीज आई थिंक मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से दोनों टीमों को बचना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग अटैक भी है और उनके जो बल्लेबाज है वो बिंदास खेलते। पहली गेंद से वो छक्का मारने की कोशिश करते, तो अगर वो उनका अगर दिन हो और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो वो दोनों टीमों को बड़ी फाइट दे सकते, पर उनसे दोनों टीमों को बचना होगा। हाँ, और बड़े फ्लेयर के साथ खेलते हैं भाई। उनके पास भी एक अच्छे बल्लेबाज है, उनके जो कप्तान है दसम छनुका, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बचना होगा। जी भाई। नहीं देखिए, हम जहां अभी सारी हमारी बात कर रहे हैं कि जी जो अभी तक एशिया कप देखने में आया है कि स्पिनर्स है ना कि जी मेन रोल अदा कर रहे हैं, कि जी वो बीच में आके डैमेज करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारों से अच्छे स्पिनर हैं ना वो अफगानिस्तान के पास हैं, क्योंकि जी तीनों जो उनके स्पिनर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत लीग वगैरह खेलते हैं, उनको T20 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये अफगानिस्तान की टीम अगर किसी शोबे में, किसी फॉर्मेट में अच्छी है ना क्रिकेट के, वो T20 में है, और ये इसी कंडीशन में खेलती रही है। ये थोड़ा सा ज़रा सारी टीमों के जहन में होगा, क्योंकि मैं इनकी कोचिंग भी करता रहा हूँ कि इनकी सारी जितनी भी प्रैक्टिस है ना वो सारी शारजा में और दुबई के ग्राउंडों में हुई है, कि इनके कैंप शैम्प सारे यहीं लगते थे। इनको यहाँ का बड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया है, तो ये किसी भी टीम के लिए थ्रेट हो सकती हैं। और इनके पास सिर्फ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई बैटिंग की इनकी कमी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, इनको ज़रा मैच फिनिश करने नहीं आते। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखें तो इन्होंने ये बहुत क्लोज चले गए थे सारी टीमों के पास, लेकिन बिल्कुल फिनिश नहीं कर सके थे। वो इनके पास एक कमी मैं देखने में है, और सोर्सेज की कमी नहीं है इनके पास, सिर्फ इस चीज़ की कमी है, वो उस टाइम तक दूर नहीं होगी जब तक ये मुख्तलिफ टीमों से रेगुलर बेसिस पे मैचेस नहीं खेलेंगे, तो ये इनकी कमी रहेगी। अदरवाइज इनके पास मटेरियल सारा है, ये किसी भी टीम को किसी भी जगह पे डैमेज कर सकते हैं। और टैलेंट भी बहुत है, और जैसे सनी भाई ने कहा कि उनका गेम देखने में बड़ा मजा आता है, बड़े फ्लेयर के साथ खेलते हैं, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो। और मुझे ज़ाती तौर पे उनकी जो गेम है बड़ी पसंद आई है। और अगर विक्रांत, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है, वी नो हु टू ब्लेम। ये इंजमामुल हक हेड कोच रह चुके हैं, तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं उनके जो स्किल्स डेवलप हुए उसमें इनका बड़ा किरदार है। तो अगर पाकिस्तान को हराया तो फिर वी नो हु टू ब्लेम फॉर दैट। नहीं है, और पार्शियल ब्लेम आप इंडिया को भी करें, क्योंकि इनका होम ग्राउंड यहाँ पे था, इनका अफगानिस्तान का कई साल होम ग्राउंड इंडिया में है। जी सिख भाई, क्या वीकनेस है इंडिया की जो एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है? टीमें तो हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है दूर तक। जी नहीं, लेकिन मैं वही सवाल भज्जू से भी करना चाहता था कि क्या इंडिया पाकिस्तान 2 बड़ी टीमें हैं, बट दोनों टीमें क्योंकि उस रंग में नहीं दिखी हैं, अफगानिस्तान किसी भी दिन किसी को आके अपसेट कर सकता है। जी हाँ, मुझे तो देखिए, मैं बाकी सबसे अलग जाऊंगा। मुझे लगता है कि जो मेरी गट फीलिंग कहती है, इस पूरी अभी तक जितनी क्रिकेट हुई है एशिया कप में, कोई बेहतर क्रिकेट जिसने खेली है वो अफगानिस्तान ने खेली है। आई थिंक देयर स्पिनर्स आर फिनोमिनल, और निडर बल्लेबाजी की है उन्होंने। श्रीलंका के सामने 100 रन का लक्ष्य था, वो 10 ही ओवरों में चेज कर दिया। वो दबंग बल्लेबाजी करी, उन्होंने दिखाया कि T20 कैसे खेला जाता है। आई फील अफगानिस्तान विल हैव अ ग्रेट चांस टू क्वालिफाई इन द फाइनल्स, नॉट इन द सेमीफाइनल। आई एम सेइंग, और पहली टीम तो कौन जाएगी फाइनल में ये नहीं मैं कह सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जरूर वहां पे प्रवेश पाएगी। और ये अब मुकाबला रह जाएगा बाकी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, या फिर बाकी हांगकांग, कि ये 4 टीमों में से कौन जाएगा। और उसमें से भी अगर 2 हम माइनस कर दें तो इंडिया पाकिस्तान, हम देखना तो जरूर चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग साइड है, बट अफगानिस्तान कैन डैमेज एनी ऑफ द टीम, क्योंकि नोइंग देम दे आर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम एनीवन। उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है जो इंजी भाई ने कहा है, पर उनके पास दिल बहुत बड़ा है। आई थिंक वो यहाँ पे खेलने आए हैं, जीतने आए हैं, और रशीद खान की किस्मत बड़ी अच्छी भी चल रही है।
अभी अभी जिस टीम में गए हैं वो टीम जीतती भी है। तो मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो फाइनल तक जाएगी। दूसरी टीम मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया हो वहाँ। मैं जरा यही क्वेश्चन सिकंदर बख्श से भी करना चाहूंगा। बल्कि हम सोच रहे थे कि पहला लीग का मुकाबला चलो सुपर 4 इजी, सुपर 4 ज्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए, बल्कि दोनों के लिए। जी सिकंदर बख्श, देखें, अफगानिस्तान से सबसे पहले तो श्रीलंका खेलेगा, उसके बाद हम खेलेंगे। हमने वहाँ पर फैसला करना है कि हम अफगानिस्तान को कैसे हैंडल करते हैं। अफगानिस्तान वाकई मेरी भी फेवरेट टीम है और बहुत अच्छा खेल रही है और दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मगर ये कि उनका वही बात जो इंजी ने बोली, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना नहीं है जो मैच फिनिशिंग वाला है, मगर उन्होंने कुछ मैच तो बहुत ही अच्छे फिनिश किए। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि फाइनल में कौन क्वालिफाई करता है। और जैसे मैंने कहा, मेरी भी फेवरेट टीम है अफगानिस्तान, और वहाँ की पिचेस और उनकी कंडीशन से वो बहुत ज़्यादा उनकी आदत उनकी बनी हुई है। तो ऐसी टीम है जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर खेलना है। वो हरभजन सिंह ने एम्पायर की उंगली उठा दी है, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी जी, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ अफगानिस्तान क्योंकि वो निडर है। दे हैव नथिंग टू लूज, दे हैव एवरीथिंग टू गेन। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान प्रेशर में खेलेंगी, क्योंकि बड़ी टीम है, और जब दो पहलवान लड़ते हैं तो प्रेशर हमेशा उस पर होता है जिसका बहुत नाम होता है, जिसको पता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है। तो फिर वो तो दबंग तरीके से क्रिकेट खेलेगी। वो अफगानिस्तान है और उनकी अभी तक की देखिए रन रेट सबसे बढ़िया है और वो दबंग अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई फील कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू गेट इनटू द फाइनल। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद पाक इंडिया टाकरे का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान इंडिया का कल बड़ा मुकाबला है, उससे पहले यहां पर बातचीत हो रही है कि कौन सी टीम फेवरेट है। हमारे साथ इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्श और आकिब जावेद मौजूद हैं, जबकि विक्रांत गुप्ता के साथ इंडिया में सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल मौजूद हैं। मैं इंजी भाई से जानना चाहता था सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को वो कैसे देखते हैं? जी इंजी भाई, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आई थिंक T20 में नंबर 2 पर है इस वक्त, और ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। जैसे लगता है कि नए एबी डिविलियर्स बन सकते हैं। आई मीन उस तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत टैलेंट है उनमें। इंजी भाई जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त है। उसका स्ट्राइक रेट बताते हैं कि जी 175 का उसका स्ट्राइक रेट है, क्योंकि जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलता है। और सारों से अच्छी चीज़ उसकी ये है कि जी वो दोनों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को इक्वली गुड है। तो ये बड़ा ज़रूरी, दो चीज़ें ना बैट्समैन में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जी वो स्पिनर और फास्ट बॉलर्स के दोनों के ख़िलाफ़ अच्छा खेलता हो और ग्राउंड्स के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलता हो। तो इसमें ये वाली चीज़ें हैं और बड़ा ये दिलेर है, क्योंकि जिस तरह की आजकल की रिक्वायरमेंट है T20 की, ये उस तरह की क्रिकेट खेलता है। क्योंकि जी आके जिस तरह ये अटैक करता है, इसको सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये आते ही अपने स्ट्रोक्स खेलता है। तो ये अच्छा है, क्योंकि जी इस तरह के प्लेयर को खेलता हुआ देख के अच्छा है। बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है और मेरे ख्याल में अगर इसको एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये और भी बेहतर शक्ल इख्तियार कर सकता है। अच्छा आकिब जावेद साहब, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमेशा ये कहा जाता है इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का ये मुकाबला है। क्या इस मरतबा भी आप ऐसे देखते हैं? और स्पिनर शादाब खान की तारीफ करना बनता है, बड़ा अच्छा इस वक्त वो परफॉर्म कर रहे हैं, और 4 ऐसे बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास जो कि 90 माइल से ज़्यादा पर की स्पीड पर बॉल करा सकते हैं। तो ये कहाँ से पाकिस्तान के पास ये एक अरसे से हम देखते हैं कि एक इंजर्ड होता है, दूसरा बॉलर आ जाता है जो कि उतना ही इफेक्टिव होता है एटलीस्ट पेस वाइज। देखिए, ये तो एक जो फास्ट बॉलिंग है ये एक नेचुरल टैलेंट होता है, जो कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो बेल्ट है पंजाब की, उसके आगे जो KP की है वो पठान है सारे। तो फास्ट बॉलिंग के लिए आपको एक तो हाइट चाहिए, दूसरी आपके अंदर नेचुरल स्किल्स तो होती हैं, लिम्स की कोऑर्डिनेशन, बट थोड़ी सी जान चाहिए। तो काफ़ी जानदार लोग हैं ये पूरे पंजाब से लेके आगे तक KP तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग की ऑप्शंस हैं। अभी हमारे भी पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें 10 के करीब ऐसे बॉलर हैं कि जो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। हमारी हमेशा से प्रॉब्लम रही है एक सॉलिड बैटिंग लाइनअप, क्योंकि एक तो थोड़ी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। अगर आप इस टीम के अंदर शुएब मलिक को और शान मसूद को रखें तो आपको लगेगा कि टेक्निकली आपके पास तो 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका मुकाबला फिर आप इंडियन बैटर से कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे एडवांटेज इंडिया को है वो पांड्या का है, और क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास नहीं है।
वो उसी तरह के इफेक्टिव प्लेयर हैं जिस तरह के रज़ाक हुआ करते थे। तो पाकिस्तान को अगर काम करना है तो एक तो मिडिल ऑर्डर को ज़रा थोड़ा और मजबूत करें और कहीं से एक ऑलराउंडर ढूंढे, वरना ये जो T20 क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट जो है ये इट्स ऑल अबाउट आपके पास ऑलराउंडर्स कितने हैं, जैसे जडेजा और सही पांड्या हैं, ये एक एडेड एडवांटेज इंडिया के पास, ये एक लिंक जो है पाकिस्तान के पास वो मिसिंग लिंक है। सही है। तो विक्रांत, इट्स टाइम टू क्लोज द शो। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं जैसे पहला मैच था उतना ही इंटरेस्टिंग ये मैच हो। मैच में ना होना, सॉरी कुछ कह रहे हैं आप जी, प्लीज। होना चाहिए जी, होना चाहिए। मैं वही कह रहा था कि जडेजा का आई थिंक ना होना इस एक हफ्ते में जो दोनों टीमों के बीच आई थिंक फर्क आया है वो है रविंद्र जडेजा का ना होना। जैसे हम सब भी बात कर रहे थे, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं, चलो स्पिनर के तौर पर T20 में इतने विकेट नहीं है बट फील्डर हैं, बॉल डाल लेते हैं। और बड़ी बात कि आपको अगर दिनेश कार्तिक को खिलाना था तो ऋषभ पंत को ड्रॉप करने की लग्जरी दे दी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते थे। तो अब देखना ये भी होगा कि भारत इसका तोड़ क्या निकालता है, स्पिनर किसको खिलाता है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर। और विक्रांत, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं मैं। लेकिन शहजाद भाई एक बात तो साफ है जी, जहां इंडिया पाकिस्तान होगा। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कल एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उसका स्ट्राइक रेट T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बॉल सबसे कम फेस किए इस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर उनको ज्यादा मौका मिलेगा, ये इंडिया के लिए भी एक सरप्राइज हो सकता है। आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार के सामने आपने ज्यादा नहीं खेला और ऑब्वियसली वो उतने एस्टैब्लिश एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, बट दिस कुड बी अ सरप्राइज एज वेल। और मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल है वो भी इन दोनों टीमों का हो, ताकि कल भी हम जीतें और अगले संडे को भी हम जीतें। फिर जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, आपका शुक्रिया बहुत। आपने तकरीबन नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है आज। लास्ट टाइम ग्रीन पहनी थी, हार गया। मैंने कहा अब नीला पहनता हूं तो शायद जीत जाएंगे। चलिए, फिर वो कहते हैं ना हमेशा की तरह, मे द बेटर टीम विन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैनल एज वेल। आकिब जावेद, सनी भाई का, सनी भाई कुछ कह रहे हैं? जी जी भाई आई थिंक जाते जाते कुछ कहना चाहते थे शायद। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो दर्शक है उनको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले मैंने जिनको मैं मेरा एल्डर ब्रदर मानता हूँ, क्रिकेट के एल्डर ब्रदर जहीर अब्बास, उनको जाकर मिलकर आया था। वो अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं और कल शायद मतलब फ्राइडे को उनका अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। कल मैं निकल गया लंदन से, तो मुझे पता नहीं कि उनका डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, पर हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि वो एक सेंचुरी बैट्समैन थे। वो एशिया के अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास सेंचुरीज की, उनकी लाइफ की भी सेंचुरी हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच सनी भाई आपका। थैंक यू सो मच सनी भाई फॉर शेयरिंग दिस। हमें ये पता था रिकवर कर रहे हैं, बट आपकी मुलाकात हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस विद पाकिस्तानी व्यूअर्स एज वेल। जनाब, तो ऐसा लगता है कि कल एक बार फिर मुकाबला होगा इंडिया की बैटिंग का और पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग का। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसने सॉलिड परफॉर्मेंस दी है पिछले 1-2 साल में। तो उम्मीद करते हैं बड़ा स्कोर करें, विकेटें भी जल्दी इंडिया की ले और पाकिस्तान ये मैच कल जीते और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।